जंग जब होती है उसकी कीमत होती है। इजराइल नहीं बच सका, अमेरिका नहीं बच सका, दुनिया का कोई मुल्क नहीं बच सकता कि कोई पेनिट्रेट ना कर सके। हिंदुस्तान के पास एक मिसाइल भेजने के बाद उसको पूरे रूट में पता चल जाएगा कि बॉर्डर से लेकर फैसलाबाद तक ये फ्रीक्वेंसी के रडार लगे, वो फ्रीक्वेंसियां उसके पास चली जाएंगी। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ राफेल, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है, यानी अपने आप को जो बचाता है और दुश्मन पर जो हमला करता है, बहुत जबरदस्त है। मुकाबला जहाजों का नहीं है, मुकाबला उसके पीछे भी होता है। हमारी एयरफोर्स और हमारी मिलिट्री का बजट 10-11 गुना कम है हिंदुस्तान के बजट से। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना खिताब करते हुए क्या कहते हैं अपने फिजाई के अफसरान से, ट्रेनिंग से, कैडेट से, क्या कहा टेक्नीशियन से? आप जरा गौर कीजिएगा, 80 साल पुरानी बातें कर रहा हूं मैं तकरीबन। और एक शख्स है जो जनरल नहीं है, एडमिरल नहीं है, मार्शल नहीं है, और बात क्या करता है? किसी भी मुल्क की कमजोर फिजाइया की वजह से वो मुल्क दुश्मन की जारियत के निशाने पर होता है। पाकिस्तान को जितना जल्द मुमकिन हो अपनी फिजाइयों को मजबूत करना चाहिए। वो ऐसी एफिशिएंट एयरफोर्स हो जो दुनिया में किसी से भी दूसरे नंबर पर ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के माबैन जो 2025 में एक मुकाबला हुआ है, जिसको पाकिस्तान की तरफ से मार्काए हक का नाम दिया गया है। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह भारत को इतनी धूल चटाई है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत अपने जख्म दिखाने पर भी मजबूर है और उनको चाटने पर भी मजबूर है। ये जो सारा का सारा मार्का है, ये बेसिकली भारत को जो तुगनी का नाच नचवाया गया है, इसमें सबसे अहम और अव्वलीन किरदार जो अदा किया है वो हमारी फिजाइया ने किया है। और पाकिस्तान ने भारत के करीब 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने भारत पे ऐसा अटैक किया कि उनको कई घंटे समझ नहीं आ सकी हमारे साथ हुआ क्या है। और सबसे बड़ी बात, भारत का S-400 जो दिफाई सिस्टम था उसको तबाह करना और उनके रडार सिस्टम को जैम करना, ये वो सारी बातें हैं कि जिसके बाद दुनिया जानना चाहती है कि पाक फिजाइया की तरबियत है क्या, पाक फिजाइया के पास टेक्नोलॉजी कौन सी है और इनका जो ऑपरेशन होता है ये कैसे किया जाता है, डॉग फाइट क्या होती है और इसके बाद जो फाइटर पायलट होते हैं ये कैसे बनते हैं, और ये सारी बातें। इस पर हमारे साथ आज बात करने के लिए रिटायर्ड एयर कमोडोर जनाब खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं और इनकी तरफ बढ़ते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, यहीं से शुरू करते हैं कि भारत ने जब पाकिस्तान पे पहला मिसाइल अटैक किया जिसमें उन्होंने हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाया, मुरीदके के अंदर और बहावलपुर के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर, गो के ये एक जंगी जुर्म था जो उन्होंने किया। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान का रडार सिस्टम उन मिसाइलों को रोकने में नाकाम क्यों रहा? जब जंग होती है, आपने कहा कि हिंदुस्तान ने हमला किया। जंग जब होती है उसकी कीमत होती है, और कीमत एक साइड नहीं देती, दोनों देती है। दुनिया में जो बेहतरीन मिसाइल सिस्टम भी है ना, जो ऑफेंस करता है, यानी जिसने हमला करना है, साथ ही साथ आधी दुनिया डिफेंस करने के ऊपर लगी होती है कि इसका डिफेंड कैसे करना है। ये रेस होती है टेक्नोलॉजी की। आज एक दुनिया बना लेती है अटैक करने वाला मिसाइल, एक दूसरी दुनिया की एक और कंपनी बना लेती है रोकने के लिए मिसाइल। ठीक, जब ये रोक जाता है, रुकने की टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो फिर ये नकारा हो गया काम। ये कंपनी फिर अगली टेक्नोलॉजी लाती है कि इसको बाईपास अब कैसे करना है। तो ये कंटिन्यूस रेस होती है। ये नहीं होता दुनिया में कि आज आपने एक वेपन सिस्टम ले लिया तो वो 10 साल के लिए आपको दखल नहीं होगा। और दूसरा, मैं आपके व्यूअर्स को एक क्लैरिटी देता चलूं अपनी अंडरस्टैंडिंग की, पाकिस्तान के इर्द गिर्द कोई कंक्रीट की दीवार नहीं है, कोई 100 मील ऊंची, जो मिसाइल आएगा वो टकरा जाएगा। ये कीमत आपको जंग में देनी पड़ती है। एक बात तो जैसे मैंने अर्ज किया कि इजराइल नहीं बच सका, अमेरिका नहीं बच सका, दुनिया का कोई मुल्क नहीं बच सकता कि कोई पेनिट्रेट ना कर सके। कोई दुनिया की एयर स्पेस जो इम्प्रेग्नेबल नहीं होती, ये टेक्नोलॉजी की रेस होती है। आज उन्होंने मिसाइल लिया है कोई, उसका तोड़ हम निकालेंगे, हमने तोड़ ले लिया, वो कोई और मिसाइल ले लेंगे। तो ये किसी स्टेज पे ये नहीं होता कि आप मुझे 1 साल दे दें उसके बाद कोई मिसाइल नहीं कभी आएगा। साल बाद हम कुछ और लेंगे, वो कुछ और ले लेंगे। ठीक है, तो ये ऑनगोइंग रेस होती है। दूसरे दिन भारत की तरफ से सैकड़ों ड्रोन्स आए जो इजरायली साख्त के थे और हमने तकरीबन 85+ ड्रोन्स जो है ना वो मार गिराए। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि वो ड्रोन्स एन अपनी लोकेशन तक क्यों पहुंच जाते थे, उनको बॉर्डर्स पे क्यों नहीं जो है ना वो रोक दिया जाता था? यहाँ भी जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उस पर सवाल है। जो इजराइल का ड्रोन है, ये 2 काम करता है जब फायर किया जाता है। एक ये करता है कि जब ये ट्रेवल करता है अपने टारगेट की तरफ, तो जो इसको रेडार इसको कैच करता है या ऑब्जर्व करता है कि ये आ रहा है या सिग्नल देता है इसको पकड़ने के लिए, उसकी ये फ्रीक्वेंसी कैच करता रहता है कि किस फ्रीक्वेंसी से ये रेडार ऑपरेट कर रहा है।
मैं सादा लफ्जों में कहता हूँ कि अगर फर्ज किया यहाँ से साहिवाल या फैसलाबाद एक मिसाइल भेजा, उन्होंने फायर किया, रास्ते में जो जो रडार ऑन होगा ये उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, एग्जैक्ट पीछे डाटा पेरेंट को भेजना शुरू कर देता है। अब होता क्या है, हिंदुस्तान के पास एक मिसाइल भेजने के बाद उसको पूरे रूट में पता चल जाएगा कि बॉर्डर से लेकर फैसलाबाद तक ये फ्रीक्वेंसी के रडार लगे हैं, वो फ्रीक्वेंसियां उसके पास चली जाएंगी। पहली बात ये करता है। और दूसरा, उसके अंदर वॉरहेड लगा होता है, जो बॉम्ब होता है, जो जब ये अपने निशाने पे पहुंच जाता है तो उसको एक्सप्लोड कर दिया जाता है। तो ये नहीं जरूरी होता कि हर मिसाइल को रोका जाए, क्योंकि आपको फिर पूरे मुल्क के रडार ऑन करने पड़ेंगे। अगर आप पूरे मुल्क के रडार ऑन करेंगे तो 10, 20, 50, 100 मिसाइल फायर करके हिंदुस्तान के आपका हर एयर डिफेंस का या हर जो आपका रडार है पकड़ने वाला, उसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया पर चली जाएगी कि इन फ्रीक्वेंसीज पर। तो अगला ड्रोन वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू लॉन्च करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी जहां से ट्रांसमिट हो रही हो उसको हिट करना है। तो जैसे एक FM 100 का मैं पिक कर लूं, कोई चैनल है, अगर मैंने कहा उसको मैं फीड कर दूंगा कि जहां से ये ट्रांसमिशन हो रही होगी उसको हिट करना है, तो आपके अपने सारे एयर डिफेंस वल्नरेबल हो जाते हैं। जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि ये ऑनगोइंग रेस है, तो ये पहली दफा हुआ है कि इजराइल के किसी ने शूट डाउन किया है। उनको ये था कि हमारा मिसाइल पकड़ा ही नहीं जा सकता, शूट डाउन ही नहीं हो सकता, तो हमने बैलेंस किया बिटवीन शूटिंग के भी और अपनी फ्रीक्वेंसीज भी नहीं दी। दो चीजें पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में पहली दफा की है, एक तो इजराइल के ड्रोन्स मार गिराए, ये पूरी दुनिया के लिए हैरत का एक मकाम था। दूसरा, राफेल तैयारों का गिराया जाना, ये भी पूरी दुनिया के लिए एयरफोर्स का पहली दफा एक जो है ना वो एजाज है। सर, एक टर्म और भी बहुत सुनने को मिली, वो ये कि पाकिस्तानी और भारतीय तैयारों के माबैन डॉग फाइट। ये जो डॉग फाइट है ये क्या है, ये कैसी होती है? तो एक आपकी बात में मैं इजाफा करता चलूँ, एक अपने इजरायली ड्रोन का है और दूसरा राफेल तैयारे का है, तीसरा S-400 भी पहली दफा किसी ने अटैक किया। वो 3 चीजें हो गई। अब आप आते हैं आपके सवाल पे, डॉग फाइट क्या होती है। देखिए, डॉग फाइट होती थी पुराने जमाने में, अब नहीं होती। ये लफ्ज डॉग से मतलब ये है कि भाई डॉग्स की तरह लड़ा जाता है। उसमें ये होता है कि मनूवरिंग की जाती है, क्लोजली एक दूसरे को देखकर हमला किया जाता है, फिजिकली आंखों से देखकर। ये पुराने जमाने में 65 की जंग में जो है मालूम ने जहाज मारे, बाद में लोगों ने मारे, वो विजुअली देख के लड़ते थे। उस जमाने में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल नहीं था, तो उसकी लिमिटेशन ये थी कि पायलट को खुद देखना पड़ता है, जो नजर आता है उसको मार सकता है, जो नजर नहीं आ रहा उसको नहीं मार सकता था। तो फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करते करते रेडार आ गए। जब रेडार आए तो ये प्लानिंग हुई, जो जहाज बनाने वाले थे, कि पायलट की आंख तो हवा में 8-10 किलोमीटर से आगे नहीं देख सकती, तो अब 8-10 किलोमीटर के बाद हमारा लड़ाई नहीं होगी या जो उससे दूर दुश्मन आ रहा होगा उसकी हमें वार्निंग नहीं मिलेगी, तो रेडार ने पता कराना शुरू कर दिया। पहले जमीनी रेडार ने, फिर उन्होंने कहा कि ये रेडार जो है जहाज में लगाना चाहिए ताकि पायलट जो है वो जहाज से देख ले रेडार के थ्रू। अब रेडार जो आगे हुए हैं, जो पाकिस्तान में भी लगे हुए, राफेल में भी लगा हुआ है, ये अब आगे लॉन्ग रेंज बड़े रेडार्स आ गए हैं। अच्छा, अगर आपने देख लिया है तो उसका क्या फायदा मुझे, अगर मैं उसको मार नहीं सकता? तो फिर कंपैटिबल मिसाइल डेवलप किए गए। अगर रेडार 200 किलोमीटर तक देख सकता है तो फिर मिसाइल भी 200 किलोमीटर तक फायर हो जाना चाहिए। जैसे अभी राफेल का जो रेडार है वो कोई 150 से 250 किलोमीटर तक देख सकता है, उसका जो मिसाइल है मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल जो है वो 150 किलोमीटर तक फायर करता है। पाकिस्तान के J-10C जब आप बात करेंगे, तफसील में बात करेंगे, इसकी रेंज रेडार की भी और मिसाइल की 200 किलोमीटर है, ताकि इसका मतलब है हमने टेक्नोलॉजी में एडवांटेज ले लिया उसके ऊपर। तो अब डॉग फाइट का नहीं रहा वो जमाना के। तो सर, अगर हम राफेल को और J-10C को इसका तकाबुल करें तो क्या पाकिस्तान का J-10C भारतीय राफेल से ज्यादा टेक्नोलॉजी में बढ़तरी रखता है? कि राफेल, मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ जहाज की, राफेल की, और बहुत पोटेंट जहाज है। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है, यानी अपने आप को जो बचाता है और दुश्मन पर जो हमला करता है, बहुत जबरदस्त है। उसकी इंजन की थ्रस्ट बहुत अच्छी है, उसके वेपन कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत खुसूसियात हैं, इसमें कोई शक नहीं। 4.5 जनरेशन वो है, 4.5 जनरेशन J-10C है, 5th जनरेशन 2-3 मुल्कों के पास है और ज्यादा मुल्कों के पास है नहीं। जो ऑलमोस्ट सबसे बड़ी रिक्विजिट उसमें प्री रिक्विजिट होती है स्टेल्थ होना, ये नहीं रेडार पे नजर ना आए, वो 5th टेक्नोलॉजी में चल रहा है, 5th जनरेशन, वो J-35 F-35। अच्छा, अब ये रेडार का मुकाबला जहाजों का नहीं है, मुकाबला उसके पीछे भी होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, राफेल 2001 से सर्विस में है। सबसे पहले उसने फ्रेंच नेवी में उसको इंडक्ट किया गया था 2001 से, 24 साल हो गए। आज तक किसी एयरफोर्स ने नहीं मार गिराया। वो लीबिया में भी इम्प्लॉय हुआ है, वो यमन में भी इम्प्लॉय हुआ है, वो सीरिया में भी इम्प्लॉय किया, जंग में हिस्सा लिया उसने, लेकिन किसी ने आज तक नहीं मारा। पाकिस्तान ने मारा, क्योंकि हमें पहली दफा कन्फ्रंट किया उसने, तो हमें मार गिराया। तो इसका मतलब है कि उसके पीछे भी कोई चीज होती है, जिसका मतलब है ट्रेनिंग, जिसका मतलब है आपकी स्किल,
आपकी महारत और वो सारी चीजें कम होती है जो डिफरेंशिएट करती है। देखिए एक चीज आपके व्यूअर्स को मैं क्लियर करता चलूं कि ये जो हमारी एयरफोर्स खास तौर पर और हमारी मिलिट्री का बजट 10-11 गुना कम है हिंदुस्तान के बजट से। तो अगर 11 गुना ज्यादा बजट वाली एयरफोर्स या आर्मी आपसे लड़ रही है तो आप कैसे करेंगे? कोई जादू की छड़ी तो नहीं है आपके पास। एक चीज हो सकती है, एक जज्बा ईमान जिसे आप प्लग करेंगे गैप कि मुझे शहादत का पता है, मुझे पता है कि मैं दुश्मन को सामने इसलिए मारूंगा कि ये मेरे मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने आया, ये मेरे मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने आया, मैं इसलिए उसे लड़ूंगा। एक जज्बा ईमान। दूसरा क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। हम स्किल्ड आज नहीं है। इससे पहले भी सर पाकिस्तान की फिजाइया का वो बड़ा जिक्र मिलता है जो कि अरब ममालिक में जाके लड़ी गई, वो कोई 68 से 70 के दरमियान का जो टेन्योर है जी। जब से पाक फिजाइया ये हमारा ये रहा है कि हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, एयर मार्शल असगर हमारे पहले सरबराह थे पाकिस्तानी, उसके बाद एयर मार्शल नूर खान आए, फिर बड़े बड़े हीरोज पैदा किए। ये एक लेगेसी हम पर एक कर्ज होती है। जब मैं था मुझ पर उनका कर्ज था, जो आगे आ रहे हैं वो हमने आगे कोई पास ऑन किया। तो ये नहीं होता कि आप रातों रात मोटिवेट भी हो जाएंगे, आप बेटर ट्रेन भी हो जाएंगे और इंस्पायर भी रातों रात ज्यादा हो जाएंगे। सर ये ट्रेनिंग में क्या ऐसा होता है कि जिसने भारत को भी धूल चटा दी है और 60 से 70 की दहाई में वो अरब ममालिक के अंदर इसराइल जैसे मुल्क को धूल चटा चुके हैं और वो अभी तक नहीं भूलने के लिए तैयार। तो ये ट्रेनिंग में ऐसा होता है क्या? देखिए इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन आर्म फोर्सेज में अभी और हमारे दौरान सबसे बड़ा गैप ये था कि उनका पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑब्जेक्टिव था। उनकी गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल मोटिव स्टैंड लिया, उसके बाद फौज को कहा कि ऑब्जेक्टिव अचीव करे। फौज देखिए पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए कभी नहीं लड़ती, अपना इलेक्शन जीतने के लिए या इस तरह करने के लिए। हम लड़ रहे थे अपने कॉज के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। जब मैं हवा में होता हूँ तो मुझे ये नहीं होता कि मेरे शूटिंग से मेरी हुकूमत जीत जाएगी या उसका इलेक्शन 5 साल और आगे एक्सटेंड हो जाएगी हुकूमत। मैं आपको छोटी सी मिसाल हिस्ट्री से देता हूँ। 1954 से लेकर 1975 तक 21 साल वियतनाम और अमेरिका की जंग हुई थी। 21 ईयर्स। इस पूरी जंग में अमेरिका के सिर्फ 58,000 सोल्जर्स जान से गए, 33 लाख वियतनामी गए। वजह 33 लाख गए। जीत किसकी हुई? वियतनामियों की। अमेरिका को छोड़ के जाना पड़ा वियतनाम। ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे हुई? एक साइड के 33 लाख नुकसान हुए, एक के 58,000 हो रहा है, तो कैसे जीत हुई? जीत इसलिए हुई कि अमेरिका और इंडिया में अब कॉमनैलिटी ढूंढिएगा जो उससे रिलेटेड। अमेरिका लड़ रहा था रीजनल हेजेमनी के लिए, कोल्ड वॉर में जीतने के लिए, दुनिया को सबक दिखाने के लिए कि मैं रेलेवेंट हूँ, अपनी सुप्रीम अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए अमेरिका से छोड़ के 10,000 मील दूर आके जंग लड़ रहे थे। वियतनामी क्यों लड़ रहे थे? वियतनामीज लड़ रहे थे अपनी कॉज के लिए और अपने सर्वाइवल, अपनी मिट्टी के लिए, सर्वाइवल के लिए। उनको पता था कि अगर नहीं लड़ेंगे तो सफाई कर दी जाएगी। हम किस लिए लड़ रहे हैं? एक सॉवरेनिटी के लिए, एक अपनी आजादी के लिए और सर्वाइवल के लिए, अपनी कॉज के लिए। तो जब आप सर्वाइवल या कॉज के लिए लड़ते हैं तो आपका जज्बा और होता है। जब आप विक्ट्री या पॉइंट स्कोरिंग के लिए करते हैं, रीजनल हेजेमनी के लिए करते हैं, रीजनल पावर बनने के लिए करते हैं, दुनिया को इंप्रेस करने के लिए करते हैं, तो आपकी और होती है। सर ये बताएं कि ये जो ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो ये फिजाइया के अंदर बाकायदा जो ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है ये कैसे स्टार्ट किया जाता है, और ये जो इस जंग में बाकायदा फिजाइया की स्पुर्द करके ऑपरेशन का आगाज किया गया ये कैसे किया गया? देखिए एयरफोर्स या एयर पावर की चंद खुसूसियात है जो दूसरों से उसे मुमताज करती है। एयरफोर्स क्यों बन गई है जरूरत एक, मैं आपको क्विक हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। 13 अप्रैल 1948 कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ही मिलिट्री एकेडमी विजिट कर सके अपनी 13 साल जिंदगी में जो पाकिस्तान बनने के बाद उनको मिली, और 13 महीने में एक ही मिलिट्री एकेडमी विजिट की और वो थी पीएफ एकेडमी रसालपुर। उसको पीएफ स्कूल होता था, उसको कॉलेज का दर्जा दिया। और खिताब करते हुए क्या कहते हैं अपने फिजाइया के अफसरान से, ट्रेनी से, कैडेट से, क्या कहा टेक्नीशियन से? अंग्रेजी में कहा था, मैं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ कोशिश करता हूँ। आप जरा गौर कीजिएगा, 80 साल पुरानी बातें कर रहा हूं मैं तकरीबन, और एक शख्स है जो जर्नैल नहीं है, एडमिरल नहीं है, मार्शल नहीं है, और बात क्या करता है उस जमाने में, आज रिलेट करें। उन्होंने कहा किसी भी मुल्क की कमजोर फिजाइया की वजह से वो मुल्क दुश्मन की जारियत के निशाने पर होता है। पाकिस्तान को जितना जल्द मुमकिन हो अपनी फिजाइयों को मजबूत करना चाहिए, वो ऐसी एफिशिएंट एयरफोर्स हो जो दुनिया में किसी से भी दूसरे नंबर पर ना हो। ये तो हमारे लीडर का हुक्म था। इसका मतलब ये है कि फिर लीडर का हुक्म बाकी जगहों पे तो माना ना जा सका, कम से कम फिजाइया की हद तक मान लिया। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, इट शुड बी एन एफिशिएंट एयरफोर्स सेकंड टू नन।
जिसका मतलब होता है किसी से दूसरे नंबर जी पर जी ना हो। जी जी तो हम तो हुक्म चला रहे हैं। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि एयर पावर का आपने पूछा था जी। कि क्यों कायदे आजम ने वर्ल्ड वॉर 2 में देखा था कि एयर पावर कितनी रोल इफेक्टिव प्ले करती है। अब तो 80 साल गुजर गए वर्ल्ड वॉर। जी जी अब ये देखिए जहाज किसी मुल्क का भी, इंडिया का हो, एयरफोर्स का, वो क्यों एयरफोर्स यूज करते हैं, हम भी क्यों एयरफोर्स यूज करते हैं। उसके अंदर 5 चीजें इंपॉर्टेंट है जो एयर पावर के पास एक एडवांटेज होती है दूसरी सर्विसेज। पहला ये होता है इनिशिएटिव। एयरफोर्स के पास इनिशिएटिव बहुत होता है। इनिशिएटिव का मतलब ये है कि आप आधे घंटे बाद जहाज को कहीं टेक ऑफ करके पहुंच जाओ, दिल्ली पहुंच जाएगा, ठीक। आप किसी टैंक को किसी कंटोनमेंट से निकालें, कई दिन लगेंगे, कई घंटे लगेंगे, ड्यू रिस्पेक्ट। शिप को कहीं चले जाओ फलां जगह, कई दिन लगेगा, ऑब्जर्व भी हो जाएगा। फाइटर जहाज जब फाइट बेस से टेक ऑफ करता है, दुश्मन को इंटेंशन नहीं पता होती। तो पहले होता है इनिशिएटिव। दूसरा होता है सरप्राइज इफेक्ट। जी सरप्राइज लैंड फोर्सेस और उस तरह नहीं दे सकते, इसका डिफेंस मुश्किल है क्योंकि एक जहाज टेक ऑफ कर रहा है, उसको पता ही नहीं किधर जाएगा ये। जब ये दुश्मन के हवाई अड्डे बमबारी करेगा, उसको पता लगेगा पहुंच गया। दूसरा सरप्राइज। तीसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जी आपने डिसाइड किया इस शहर नहीं फेंकना, पहले उस शहर फेंको, इसको तबाह ना करना, उस ब्रिज को उड़ाओ, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी। चौथी चीज होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, शॉक इफेक्ट। दुश्मन को ये शॉक कर देता है, हैरान कर देता है। और पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये एयर पावर के पास ये है कि ये जो जंग आने वाली होती है उसके लिए माहौल बनाती है, फेवरेबल या अनफेवरेबल। अब आपने नोट किया हिंदुस्तान जंग क्यों नहीं आगे की उसने? जी क्योंकि आपकी फिजाइया ने एक माहौल बना दिया, फेवरेबल फॉर अस, अनफेवरेबल फॉर देम। ओके